दोस्तों अगर आप यूजीसी नेट, पीजीडी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, एमए इकोनॉमिक्स, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और वेबसाइट महाविद्याइकोनॉमिक्सस्कूल.com के माध्यम से इन तमाम कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। अब आपको हमारे कोर्स में 10,000 से अधिक एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही रहेंगे और इनकी पीडीएफ नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन नंबर 126 से लेके 150 तक के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी वीडियो सीरीज चल रही है और ये पूरी की पूरी वीडियो सीरीज आपको यूट्यूब के माध्यम के अलावा हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से भी अवेलेबल होगी। तो यहां पर आप देख सकते हो, सबसे पहले निम्नलिखित परिच्छेद यानी कि आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों को 126 और 127 के उत्तर दीजिए। तो 126वां क्वेश्चन हम आपको पहले समझा देते हैं, उसके बाद 127वां क्वेश्चन समझा देंगे। यहां पे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि मान लो एक विशेष अर्थव्यवस्था में कुछ समयावधि के लिए निवेश 100 के बराबर है, यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 100 के बराबर, ये हम मान लेते हैं। ठीक है जी, हमने मान लिया। इसके अलावा सरकारी व्यय जो है वो 75 के बराबर है, मान लिया जी। इसके अलावा निवल करों को 100 पर नियत किया गया है, यानी कि जो टैक्स है वो हमारा 100 है, हमने मान लिया। आपको बताना है कि ये आपका उपभोग फलन दिया हुआ है। इस स्थिति में जो गुणक का मूल्य है, व्यय, सरकारी व्यय गुणक, उसका मूल्य क्या होगा। अब देखिए सरकारी व्यय गुणक का फार्मूला क्या है, पहले आप वो समझ लीजिए। सरकारी गुणक का फार्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी इक्वल टू 1/1 माइनस बी। बी का मतलब एमपीसी। अगर ये टैक्स जो है वो लमसम है इसलिए ये वाला है, अगर टैक्स प्रोपोर्शनल होता तो फार्मूला होता 1 माइनस बी ब्रैकेट में 1 माइनस टी। फार्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। और अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो होता है ये वाला, ये होता है हमारा एमपीसी, जिसको कि आप बी भी बोल देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पे बी की जगह लिखेंगे 0.8, तो ये आ जाएगा 0.2, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5। इस तरीके से आप इसका आंसर जो है वो 126 का ए बता सकते हो, यानी कि 126 का ए इसका बिल्कुल सटीक आंसर बैठता है। 127 पे हम सेम क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कर गुणक का मूल्य पूछा गया है। कर गुणक का फार्मूला आपको पता होना चाहिए दोस्तों। कर गुणक का फार्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी। ये फार्मूला होता है कर गुणक का। यानी कि इस हिसाब से देखा जाएगा तो हम यहां पे लिखेंगे माइनस का 8 माइनस 0.8 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय माइनस 1 माइनस 0.8, तो ये आपका बचेगा माइनस में 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2, तो आपका आंसर आएगा माइनस में 4। इसका मतलब ये हुआ कि कर गुणक का जो आंसर है वो आएगा माइनस में 4। ये दोस्तों यूजीसी नेट 2019 में आपसे 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए फार्मूले अगर आपको याद होंगे तो बहुत आसानी से आप ऐसे न्यूमेरिकल कर पाओगे, तो अच्छा रहेगा कि आप एक बार फार्मूले को अच्छी तरीके से कवर कर लें। ये सारे के सारे जो टॉपिक है वो हमने अपनी वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। अगला कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि सीमांत निर्यात प्रवृत्ति, देखिए यहाँ पे जो है वो सीमांत निर्यात प्रवृत्ति है। सीमांत निर्यात प्रवृत्ति का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, जबकि होना चाहिए था इसको आयात। अगर आप इंग्लिश वर्जन देखोगे इसका, इसी क्वेश्चन का जो कि 2019-18 में आपसे पूछा गया है, तो यहां पे हमें आयात दिया हुआ है, तो यहां पे हम इसको आयात मान रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली जब इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन दिए हुए थे तो जो इंग्लिश में दिया होता है वो सही माना जाता है। 0.1 है और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.7 है। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारा है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जो कि शुद्ध निर्यात फलन का हमारा फार्मूला हो गया। और इसका हम लिखेंगे 1/1 माइनस एमपीसी प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, एमपीएम, या आप इसकी जगह एमपीएस भी लिख सकते हो क्योंकि 1 माइनस ए की बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एमपीएस आएगा, एमपीएस आएगा 1 में से माइनस कर देंगे एमपीसी, तो ये आएगा 0.3 और ये ऑलरेडी 0.1 हमें ऑलरेडी दे रखा है। जब आप एक को डिवाइड करोगे 0.4 से तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5। तो इसका सबसे सटीक आंसर है वो ये है 128 का सी।
तो 128 का जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। 129 क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जिसमें उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति यानी कि एमपीसी हमें दिया हुआ है और गुणक के मान के बीच संबंध बताना है। देखिए मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं, एमपीसी में और गुणक में प्रत्यक्ष संबंध है। एमपीसी अधिक होगी तो गुणक का मूल्य अधिक होगा, इसका मूल्य कम होगा तो यह भी कम होगा। वजह इसकी यह है कि एक व्यक्ति की दृष्टि से जो हम उपभोग करते हैं वो दूसरे व्यक्ति की आय होती है, इसीलिए तो सभी अर्थव्यवस्थाएं उपभोग पर टैक्स लगाती है लेकिन बचत पे भी टैक्स लगाती है। उपभोग पे तो टैक्स इसलिए लगाती है क्योंकि टैक्स लगाना सरकार का काम है, लेकिन बचत को डिमोटिवेट करने का प्रयास भी सरकारें कर रही हैं। यानी कि जैसे भारत में अभी क्या है, अगर अगर आप टैक्सेशन पॉलिसी देखोगे, न्यू टैक्स रिजीम में जितनी भी बचते हैं उन सब पे टैक्स रिबेट हटा दी गई है एक तरीके से। यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट कह रही है कि आप खर्चा करो, क्योंकि जब लोग खर्चा करेंगे तभी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ देखने को मिलती है। तो एमपीसी जितना अधिक होगा गुणक का मूल्य उतना ही कम होगा, ये पॉइंट तो गलत हो गया। एमपीसी जितना अधिक होगा गुणक का मूल्य उतना ही अधिक होगा, ये सही है। इसके अलावा यदि एमपीसी 1 है तो गुणक का मान अनंत होगा, बिल्कुल ठीक बात है। फार्मूला पुट करके देखें तो हमारा फार्मूला होता है k/1 माइनस एमपीसी। तो जब आप 1/1 माइनस 1 करोगे तो 1/0 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर इंफिनिटी आएगा। तो ये वाला पॉइंट सही है। इनमें से कौन सा सही है? तो इसका मतलब बी और सी सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ऑप्शन नंबर बी चुनना है अगर आपको चूज करना हो तो। 130वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 130 क्वेश्चन कह रहा है कि त्वरक मॉडल निम्नलिखित किनके परिवर्तन के द्वारा निवेश में परिवर्तन के निर्धारण का पूर्व कथन है। यानी कि त्वरक मॉडल में हम ये मान के चलते हैं कि किसमें परिवर्तन के द्वारा निवेश में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों त्वरक मॉडल निम्नलिखित किसके परिवर्तन के द्वारा निवेश में परिवर्तन के निर्धारण का पूर्व कथन करता है। तो ये उत्पादन की वजह से प्रभावित होता है। तो इसका जो आंसर है वो है 130 का बी। 131 पे आ जाते हैं। इसमें क्या करता है, हमें सुमेलित करना है, मेल बनाना है। इसमें हमें दिया हुआ है कि अगर एमपीसी 0.8 है तो के की वैल्यू कितनी आएगी। तो के की वैल्यू इस केस में आएगी 1.25। कैसे निकालेंगे? के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो जब एमपीसी की वैल्यू 0.2 है तो 1 को डिवाइड करना पड़ेगा 0.8 से, तो यानी कि 1.25। तो इसका मेल तो इससे हो गया। इसके अलावा 0.4 दे रखा है तो 1/0.6 हो जाएगा एक तरीके से। तो 6 4 बचेगा 36, ये इससे मैच कर रहा है। अगर एमपीएस 0.5 है तो एमपीएस का फार्मूला डायरेक्ट लगता है, एमपीएस का फार्मूला, यानी कि एमपीएस का फार्मूला लगाएंगे तो ये आंसर आएगा और इसकी वजह से आपका आंसर ये वाला आएगा। यानी कि ए के आगे आएगा 4, ये वाला, बी में आएगा 1, सी में आएगा 3 और डी में आएगा आपका 2। तो इसका मतलब ये जो आंसर है ये बिल्कुल सही तरीके से आंसर माना जाएगा। इसी तरीके के दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप कंसेप्चुअली मजबूत हो, अगर आपको लगता है कि आपकी मजबूती कंसेप्ट के साथ है, तो आप इस तरीके के हजारों न्यूमेरिकल या लाखों न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर कंसेप्ट आपको मजबूत नहीं है तो आपके लिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बार आपके पास कंसेप्ट आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आपको दिया हुआ है एक तरीके से आप कह सकते हो आय निर्धारण मॉडल, और इसके अंदर आपको बताना है कि कर गुणक क्या है। तो देखिए कर गुणक को हम इस तरीके से लिखते हैं 1/1 माइनस बी ब्रैकेट में 1 माइनस टी। यानी कि 132वें क्वेश्चन में हमें बेसिकली बताना है कि इसका मतलब क्या है। अच्छा सॉरी, कर गुणक का मतलब माइनस बी आता है, माइनस बी। तो जिसमें भी माइनस बी नहीं है उसको तो आप हटा ही दो। यानी कर गुणक का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी ब्रैकेट अपॉन 1 माइनस बी 1 माइनस टी। अगर इस रूप में इसको लिखा हुआ है, बात तो वही है भाई। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे तो लिखेंगे बीटी, सॉरी ये प्लस हो गया, प्लस बीटी। यानी कि चाहे तो आप इसको इस रूप में लिख लो प्लस बीटी, या ब्रैकेट में बी को कॉमन ले लोगे तो ये लिख देंगे ऐसे
एक ही बात है, आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर है वो आपको बी ही लिखना है। 133वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है गुणक प्रभाव का बड़ा हिस्सा बहुत कम अवधियों में प्राप्त होता है जब उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कैसी हो। देखिए, आपको यह बात समझनी है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में और गुणक में बहुत अच्छा संबंध है, बहुत प्रत्यक्ष संबंध है। अगर मान लीजिए मैं एमपीसी को मान लेता हूं 0.9 और एमपीसी को मान लेता हूं 0.5, ये दो एमपीसी हमने मान ली। हमने माना कि निवेश जो है वो शुरुआत में 100 का किया जाता है दोनों ही जगह। तो अगला राउंड जाएगा, अगले राउंड में जो इनकम आएगी, ये तो पहले राउंड में तो इनकम बराबर बराबर होती है, अगले राउंड में जो इनकम आएगी इस केस में आएगी 90, इस केस में आएगी 50। अगले केस में जो राउंड में इनकम आएगी इस केस में आएगी 81, इस केस में आएगी 25, क्योंकि 50% यहां पे खर्चा हो रहा है, 90% यहां पे खर्चा हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एमपीसी अधिक होगी तो गुणक प्रभाव का बड़ा हिस्सा बहुत कम अवधि में प्राप्त हो जाएगा, यानी कम अवधि में बड़ा हिस्सा प्राप्त होगा। इसके लिए जरूरी है कि जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है उसको अधिक होना ही चाहिए। तो ये इसका मतलब है। तो इसका मतलब 133वें क्वेश्चन का आप सी पॉइंट आप बता सकते हो। 134वां क्वेश्चन कह रहा है गुणक का संबंध सीमांत बचत प्रवृत्ति से उल्टा है। बिल्कुल सिंपल है भाई, एमपीसी से और के का तो है प्रत्यक्ष संबंध, और एमपीएस का और के का है उल्टा संबंध। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति से उल्टा संबंध है, ठीक है। सीमांत बचत प्रवृत्ति सीधा संबंध है, ये गलत है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से अप्रत्यक्ष संबंध है, ये गलत है। सीमांत निवेश प्रवृत्ति सीधा संबंध है, ये गलत है। इसका जो आंसर है वो हमारा है 134वें का ए। इस तरीके के सिंपल क्वेश्चनों के आंसर आप मुझे बता सकते हो। यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर है, आपको बताना है कि किसके साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। देखिए, ये क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी आपको करवाए हुए हैं। मौद्रिकवाद यानी कि मौद्रिक अर्थशास्त्री है मिल्टन फ्रीडमैन ने मौद्रिक अर्थशास्त्र के एक तरीके से जनक कहे जाते हैं। तो मौद्रिक अर्थशास्त्र का संबंध है मिल्टन फ्रीडमैन से। इसके अलावा रोजगार गुणक जो है वो काहन के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा संतुलित बजट गुणक जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? इससे ज्यादा बेटर तरीके से आप कह सकते हो तार्किक प्रत्याशा, ये है जॉन मूथ का। तो ये तीन के आंसर हमें पता है, इसी से हमारा निकल जाएगा आंसर। फर्स्ट का 4, सेकंड का 1, डेफिनेटली थर्ड का 2 ही होगा, और फोर्थ का है 3। तो इस तरीके से आप अपना आंसर 135 का बी आप आंसर बता सकते हो। 136 क्वेश्चन पे आ गए हम दोस्तों। 136 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन असत्य है, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन को आप असत्य मान के चलोगे। गतिक गुणक मतलब डायनामिक मल्टीप्लायर, गतिक गुणक में उपभोग और प्रयोज्याय में पश्चिवित संबंध होता है। गतिक गुणक प्रक्रिया को आगे आने वाली मतलब एक तरीके से देखिए संबंध क्या होता है। बेसिकली त्वरक में हम क्या करते हैं, जो पुरानी आय है यानी कि जो आय में टाइम एलिमेंट है उसको भी शामिल करते हैं, उसको कहते हैं डायनामिक मल्टीप्लायर। इसके ऊपर भी दोस्तों हमने डिटेल वीडियो आपको बनाई हुई है जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से मिल जाएगी डायनामिक मल्टीप्लायर के ऊपर। तो ये डायनामिक मल्टीप्लायर की वीडियो हो गई एक तरीके से, ये हमने ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है डायनामिक मल्टीप्लायर। अगला है गतिक गुणक प्रक्रिया को आगे आने, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो एक तरीके से गतिक गुणक प्रक्रिया को आगे आने वाली अवधि में आय में परिवर्तन की घटती ज्योमेट्री श्रृंखला के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। गुणक प्रभाव को अधिक भाग कम अवधियों में प्राप्त किया जा सकता है यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अल्प हो। ठीक है जी। अच्छा, इनमें से कौन असत्य है ये बताना है आपको। तो डेफिनेटली ये असत्य है क्योंकि अभी हमने पढ़ा था उसको कम अवधियों में की जगह ज्यादा अवधियों में प्राप्त किया जा सकता है। गुणक प्रभाव को अधिक भाग को उन कम अवधियों में प्राप्त किया जा सकता है जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज्यादा हो। ये तो सही है, इसका मतलब ये सारे के सारे पॉइंट सही है, केवल यही गलत है। तो इस तरीके से 136 का सी आंसर पॉइंट आप लिख सकते हो। डिटेल वीडियो के लिए अच्छा रहेगा कि आप डायनामिक मल्टीप्लायर जाके आप वीडियो जो है वो एक बार आप देख लें, जिसमें हमने आपको फार्मूले भी बताए हुए हैं, डेरिवेशन भी कराया हुआ है, जिससे कि आपको कंसेप्ट जो है वो समझ में आए। 137 क्वेश्चन है त्वरक माप। त्वरक माप क्या बताता है? उपभोग। अब त्वरक का फार्मूला आपको पता है तो आप अपने आप कर सकते हो। भाई त्वरक का फार्मूला क्या है? त्वरक का फार्मूले को हम लिखते हैं इस तरीके से, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा आई, इस तरीके से लिखते हैं।
यानी कि त्वरक गुणक से पहले की स्थिति है। विनियोग का उपभोग पर प्रभाव नहीं है, राष्ट्रीय आय ये नहीं है, केवल यही वाला आंसर बिल्कुल ठीक बैठता है। अगला है T8 में आपसे पूछा गया है कि कीन्ज द्वारा प्रतिपादित निवेश गुणक क्या है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है हमारा 138 का ए। मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से आपका आंसर निकलेगा। देखिए हमारा, हम जानते हैं कि हमारा फार्मूला होता है K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं K इक्वल टू 1/1 माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा सी, यानी कि MPC का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा सी। तो अब इस वाले को अगर हम करें, डेरिवेट करें, इसको हम फॉर्म में रखें, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा 1/1 माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा सी। तो इस तरीके से लिखेंगे अगर इसको, तो इसका जो आंसर है वो 138 का ए आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हो। 139 पे आ जाते हैं दोस्तों। 139 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति, बचत की सीमांत प्रवृत्ति MPS 0.20 है, आयात की सीमांत प्रवृत्ति MPM 0.50 है, निर्यात यानी कि डेल्टा X 100 है, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि कितनी होगी। फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला पुट करते हैं एक बार, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू 1 अपॉन MPS प्लस MPM, ये हमारा फार्मूला हो गया। वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा वाई अपॉन 100 इक्वल टू 1 अपॉन MPS की वैल्यू है 0.2 और इसकी वैल्यू है 0.750 सॉरी। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है कि हमें क्या करना है दोस्तों, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा 100 लिख के यहां पे डिवाइड कर देंगे 0.70 से। ठीक है ठीक है ठीक है सर, मैं इसको देख रहा था, इसको देख रहे थे। तो इसका जो आंसर आएगा वो कुछ अलग आएगा ना, तो ये आएगा, मतलब आप इसको करोगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा वाई अपॉन 100 इक्वल टू 10/7। तो इसका जो आंसर है वो आएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि डेल्टा आई 100 है और MPC 0.9 है, तब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी कितनी। अब इस केस में आपको पता होगा कि K की वैल्यू जो होती है, फार्मूला होता है 1/1 माइनस MPC। तो इस केस में जो K की वैल्यू आएगी वो आएगी 10, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 100 है तो इसके अंदर 10 गुना वृद्धि होने का मतलब ये 1000 होगी। तो इसका जो आंसर है वो ए आएगा। मैं यहां देख रहा था कि 450 किस तरीके से आएगा, तो इसका आंसर आपका ए आएगा। इसमें से कोई भी नहीं आएगा आंसर, और इसमें से ए आंसर आएगा। 141 क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों हम। 141 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि स्वायत्त निवेश में वृद्धि रुपए 5000 करोड़ है तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है, मैं यहां पे करके दिखा देता हूं आपको। आपका निवेश में वृद्धि कह रहा है वो 500 करोड़ है, 5000 करोड़ है, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि कैसे निकालोगे, फार्मूला पुट कीजिएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इक्वल टू 1/1 माइनस बी। डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई की जगह 5000, बी की जगह आप लिखोगे 0.8, ये आएगा 5, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5000 से, डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी 25,000। ये वाला आंसर। त्वरक का संबंध किससे है, त्वरक का संबंध है मांग में वृद्धि से, क्योंकि अगर त्वरक से क्या होता है, मांग अगर बढ़ती है, मतलब त्वरक बेसिकली क्या है कि जब त्वरक लगता है तो उपभोग बढ़ता है, और इस उपभोग को मतलब मांग से, तो इसका जो नजदीकी संबंध है वो किससे है, मांग से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उपभोग फलन हमें दिया हुआ है तो गुणक कितना होगा। बिल्कुल सिंपल है, ये हमारा MPC हो गया, तो गुणक का मूल्य आएगा 5। अब करके देखिएगा, 1/MPC का फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो यही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है कि यदि निर्यात गुणक 3.5 है, निर्यात गुणक कितना है 3.5, ठीक है जी, और निर्यात में 450 करोड़ की वृद्धि होने से आय में कितनी वृद्धि होगी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो।
भाई फार्मूले के हिसाब से हम क्या करेंगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 420 को 3.5 से मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर निकलेगा वो निकलेगा 1470। आप करके देखिएगा, यही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 145 पे आ जाते हैं। 145 कह रहा है कि कल्पना कीजिए, कल्पना कर लेते हैं जी, कि निवेश में परिवर्तन जो है वो 200 करोड़ रुपए और सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.2 है। यानी कि निवेश में जो परिवर्तन है वो है डेल्टा आई जो है वो 200 करोड़ है और सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.2 है। उस केस में ये कितना होगा, डेल्टा वाई। फार्मूला लगाइएगा, फार्मूला बहुत सिंपल है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एस, सॉरी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इक्वल टू 1 ऑब्लिक, क्योंकि यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, बचत प्रवृत्ति दिया हुआ है, तो बचत प्रवृत्ति का फार्मूला लगा देंगे MPS। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप कर सकते हो बहुत आसानी से। यानी कि इस केस में हमारा जो आंसर आएगा वो 5 आएगा और 1 था, और जब आप 200 को मल्टीप्लाई 5 से कर दोगे तो आपका आंसर 1000 ही आएगा। तो इसका मतलब आपका आंसर जो है वो डी होगा। कर गुणक सामान्यता क्या होता है, देखिए कर गुणक सामान्यता सरकारी व्यय से अधिक होता है, कम होता है। मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखा देता हूं। हाइपोथेटिकल वैल्यू मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि जो बी है हमारा वो है 0.5, हम मान लेते हैं। तो इस केस में जो सरकारी व्यय गुणक होगा उसका फॉर्मूला होगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी इक्वल टू, या आप कह सकते हो सरकारी व्यय गुणक को मैं ऐसे लिख देता हूं, के जी इक्वल टू 1/1 माइनस बी। तो इसका मतलब 1/1 माइनस बी, बी की वैल्यू है 0.5, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा इट विल बी 2। लेकिन जब हम इसी को लेके चलेंगे तो हम लिखेंगे माइनस बी इक्वल टू 1/b। ये हमारा है कर गुणक का फार्मूला। यानी कि 0.5 लिखेंगे माइनस में और डिवाइड कर देंगे 0.5 से, तो इसका आंसर आएगा माइनस में 1। तो इससे यह समझना है कि सरकारी व्यय गुणक कर गुणक से हमेशा अधिक होता है। सरकारी व्यय गुणक कर गुणक से अधिक होता है, सरकारी व्यय गुणक से कम। अच्छा, कर गुणक जो है सरकारी व्यय गुणक से अधिक होता है, नहीं जी। सरकारी व्यय गुणक के बराबर होता है, नहीं जी। सरकारी व्यय गुणक से कम होता है, बिल्कुल ठीक बात है। और विनियोग गुणक के बराबर होता है, ये गलत बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 146 का आंसर नंबर सी जो है वो आपको लिखना है, यही सबसे सटीक आंसर बैठता है। 127 पे पूछते हैं, त्वरक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर लेंगे और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है, कौन सा कथन आपका जो है वो सही नहीं है। यह मांग में वृद्धि पर निर्भर करता है, त्वरक ठीक बात है, ये मांग में वृद्धि पर निर्भर करता है या नहीं करता है, ये आपको बताना है। अर्थव्यवस्था में अनुपयुक्त क्षमता ना होने पर, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि अगर अर्थव्यवस्था में अनुपयुक्त क्षमता ना होने पर कार्यशील होता है, पूंजी क्षय बढ़ जाने पर इसका मान बढ़ जाता है, यह मांग के स्तर पर निर्भर करता है। देखिए यहां पे दो वर्ड है, मांग में वृद्धि की दर पर और मांग के स्तर पर। तो दोस्तों ये मांग के स्तर पर निर्भर करता है कि करंट मांग का स्तर कितना है, और पूंजी क्षय होने पर, डेप्रिसिएशन ज्यादा होने पर, डेप्रिसिएशन का रेट ज्यादा होने पर निवेश ज्यादा होगा और त्वरक की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो तीसरा और चौथा जो है वो इसका सबसे सटीक आंसर बैठता है। तो 147 का सी। 148 पे आ जाते हैं। 148 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि क्षेत्र रेखीय उपभोग फलन अधोमुखी समानांतर हो तो निवेश गुणक का वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर उपभोग फलन इस तरीके का है, ऐसा है, तो निवेश गुणक का मान जो है वो रहेगा 1 के बराबर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप निवेश बढ़ाते हो 100 से तो आपकी आय भी बढ़ेगी 100 के बराबर, क्योंकि इस केस में जो आपकी एमपीसी है वो 0 है। यानी कि आपका जो उपभोग है, निवेश गुणक है, वो 1 के बराबर रहेगा। अब इसमें घटेगा तो नहीं, बढ़ेगा, दुगना भी नहीं होगा, बढ़ेगा भी नहीं, अपरिवर्तित रहेगा। यही इसका सबसे सटीक आंसर है।
रोजगार में आरंभिक प्रत्यक्ष वृद्धि का प्रभाव स्वरूप कुल रोजगार में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। यही कहलाता है हमारा रोजगार गुणक। और रोजगार गुणक का जो कंसेप्ट है वो आर के काहन के द्वारा दिया गया था। इसका मतलब ये है कि ये हमारा कहलाएगा 149 का बी आंसर, आपका बिल्कुल सटीक आंसर कहलाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 150, जिसका कि आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं आपके मैसेज का इंतजार करूंगा कि उपभोग आय में वृद्धि का 20% बचत, यानी कि आपको बताना है कि यदि उपभोग आय में वृद्धि का 20% बचत करते हैं तो गुणक का मान क्या होगा। इसका आंसर आपको बताना है एक्चुअल में क्या होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे के सारे कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गए होंगे। वीडियो दोस्तों तो हमारी लगातार चलती रहेंगी, आपके लिए हम अपनी वीडियो बनाते रहेंगे। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो आप डाउनलोड कर लें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।